नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। विज्ञान हमारे चारों तरफ है, सुबह की चाय के कप से लेकर रात में चमकते तारों तक। बिल्कुल, हर चीज में भौतिक विज्ञान काम कर रहा है ना? लेकिन हम अक्सर इसके पीछे के क्यों और कैसे को नजरअंदाज कर देते हैं। हम बस चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब हम ये सवाल नहीं करते कि उनके पीछे का तंत्र आखिर है क्या। सही कहा। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। शुरुआत हमेशा चीजों को मापने से होती है। तो हमारी लिस्ट का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, कार्य का मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है जूल। भौतिकी में कार्य का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता। हाँ, मतलब कुछ खिसकना भी चाहिए। एकदम सही। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो खिसकती है, तब असल में कार्य होता है। और इसे मापने का जो पैमाना है उसे जूल कहते हैं। काफी तार्किक है। अब ब्रह्मांडीय पैमानों पर आते हैं। प्रश्न 2, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? ये दूरी का मात्रक है। पता है, वर्ष सुनकर हमेशा ऐसा लगता है जैसे समय की बात हो रही हो, किसी कैलेंडर की तरह। हाँ, ये एक बहुत ही आम भ्रम है। लेकिन असल में ब्रह्मांड इतना विशाल है कि उसे किलोमीटर में मापना मतलब वो ऐसा है जैसे चींटी के कदमों से हिमालय मापना। अरे वाह, क्या तुलना की है। प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये अंतरिक्ष को मापने का फीता है। समझ गया। अब रोशनी की तीव्रता पर आते हैं। प्रश्न 3, ल्यूमन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स मतलब आसान भाषा में क्या होगा? आसान भाषा में समझे तो हमारे घर का एलईडी बल्ब हमारी आंखों को कुल कितनी रोशनी दे रहा है, ये ल्यूमेन में मापा जाता है। अच्छा, तो बल्ब खरीदते समय वॉट नहीं ल्यूमेन देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एक ऐतिहासिक नाम की तरफ। प्रश्न 4, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ये रेडियो एक्टिव धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। और ये मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी के सम्मान में रखा है ना? बिल्कुल, उनका शोध इतना अभूतपूर्व था कि इस मापक का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया। सच में। अब आते हैं प्रश्न 5 पर। पदार्थ के संवेग मतलब मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर है द्रव्यमान। एक मिनट, अगर मैं इसे खुद समझने की कोशिश करूं तो संवेग असल में द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। हाँ बिल्कुल। तो अगर हम संवेग को वेग से भाग देंगे तो वेग से वेग कट जाएगा और बचेगा सिर्फ द्रव्यमान। आपने तो पूरा गणित ही सुलझा दिया। ये सिर्फ एक सूत्र नहीं है, ये बताता है कि भारी वस्तु को रोकना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है। ये तो हो गई मापने की बात। अब देखते हैं जब चीजें चलती हैं तो क्या होता है। प्रश्न 6, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यह तृतीय नियम के कारण संभव है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी हम हाथों से पानी को पीछे धकेलते हैं जो हमारी क्रिया है। हाँ, और पानी आपको आगे धकेलता है। बिना पीछे धकेले आगे नहीं जा सकते। इसी से जुड़ा है आसमान का नियम। प्रश्न 7, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये भी तो तैरने वाले नियम का ही रूप है ना? गैसें तेजी से नीचे आती हैं और रॉकेट ऊपर भागता है। एकदम सटीक। अंतरिक्ष में सड़क तो होती नहीं है, तो रॉकेट अपनी ही गैसों को पीछे धकेलकर आगे बढ़ता है। बहुत खूब। अब एक पुरानी सवारी की बात करते हैं। प्रश्न 8, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका कारण है विश्राम जड़त्व। अरे ये तो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी वाला उदाहरण हो गया। बस अचानक चलती है तो हमें पीछे झटका लगता है। बिल्कुल वही चीज है। शरीर का निचला हिस्सा घोड़े के साथ चल पड़ता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा अपनी जगह पर रुके रहना चाहता है। जड़त्व का कमाल है। और ये सिर्फ बस या घोड़े पर नहीं, सफाई में भी काम आता है। प्रश्न 9, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? यहाँ गति का पहला नियम लागू होता है। तो इसका मतलब है धूल अपनी जगह पर ही बैठी रहती है विश्राम जड़त्व में। हाँ, अब धूल को नहीं मार रहे हैं, आप छड़ी से कालीन को पीछे खिसका रहे हैं। धूल वहीं रहती है और गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिर जाती है। सोचने का नजरिया ही बदल गया। खैर, अब तरल पदार्थों की बात करते हैं। प्रश्न 10, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? सिर्फ 1/10 भाग। 1/10? ये तो बहुत कम है। जी हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बर्फ का घनत्व पानी से थोड़ा सा ही कम होता है, इसलिए उसे तैरने के लिए अपना 90% हिस्सा पानी के नीचे रखना पड़ता है। और यही वो अदृश्य हिस्सा है जो टाइटैनिक जैसी घटनाओं का कारण बनता है। जो दिखता है वो पूरी सच्चाई नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? इसका सीधा उत्तर है प्रकाशीय ऊर्जा का। ठीक है, अब गाड़ियों की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 12, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम कैसे काम करता है? तरल को तो दबाया नहीं जा सकता ना? यही तो बात है। पास्कल का नियम कहता है कि बंद तरल पर दबाव डालें तो वो बिना कम हुए हर जगह बराबर फैल जाता है। अच्छा, इसीलिए ड्राइवर हल्का सा ब्रेक दबाता है और भारी भरकम गाड़ी रुक जाती है। हाँ, इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है ये। अब रसोई घर में चलते हैं। प्रश्न 13, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अब केंद्र बल के कारण। ये वही बल है जो गोल घूमते झूले पर हमें बाहर की तरफ धकेलता है। बिल्कुल वही। भारी कण बाहर भागते हैं और हल्की क्रीम बीच में इकट्ठा हो जाती है। अब आसमान की ओर देखते हैं। प्रश्न 14, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? यह रैखिक संवेग के संरक्षण पर काम करता है। ये तो प्रश्न 7 वाले रॉकेट जैसा ही हो गया। हवा पीछे फेंको और खुद आगे जाओ। हाँ, सिद्धांत वही है। अब अंतरिक्ष में थोड़ी और ऊंचाई पर चलते हैं। प्रश्न 15, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? लगभग 36,000 किलोमीटर। इतनी विशिष्ट ऊंचाई क्यों? कोई खास वजह है? बहुत बड़ी वजह है। इस ऊंचाई पर उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में ठीक 24 घंटे लगते हैं। अरे, तो पृथ्वी भी 24 घंटे में घूमती है? मतलब वो जमीन से देखने पर एक ही जगह रुका हुआ लगता है। एकदम सही। हमारी डिश टीवी की छतरी इसीलिए हमेशा एक ही दिशा में रहती है। क्या तालमेल है। अब हमारे पड़ोसी चांद की बात। प्रश्न 16, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6 भाग। यानी अगर पृथ्वी पर कोई इंसान 60 किलो का है तो चांद पर मशीन उसे 10 किलो का बताएगी। वजन कम करने का क्या मस्त तरीका है। हाँ, लेकिन यहाँ द्रव्यमान और वजन का अंतर समझना जरूरी है। द्रव्यमान कम नहीं होता, सिर्फ चांद का खिंचाव कमजोर है, इसलिए वजन कम महसूस होता है। सही कहा। वापस धरती पर आते हैं और बारिश का मजा लेते हैं। प्रश्न 17,
वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी के अणु एक दूसरे से चिपक कर रहना पसंद करते हैं। तो वो एक झिल्ली की तरह कम जगह घेरने की कोशिश करते हैं। हाँ, और गोले का आकार सबसे कम सतह घेरता है, इसलिए बूंदें गोल हो जाती हैं। और इसी पृष्ठ तनाव से एक और मजेदार चीज होती है। प्रश्न 18। पानी की सतह पर कपूर के छोटे छोटे टुकड़े क्यों नाचते हैं? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही है। कपूर का नाचना? ये कैसे? जब कपूर घुलता है तो पृष्ठ तनाव कम होता है, लेकिन वो असमान रूप से घुलता है तो खिंचाव भी असमान हो जाता है, जो टुकड़े को इधर उधर नचाता है। पानी का जादू है सब। अब भारी भरकम चीजों पर आते हैं। प्रश्न 19। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। लोहे का जहाज अंदर से खोखला होता है ना? बिल्कुल, वो पानी में उतरते ही इतना ज्यादा पानी हटा देता है कि नीचे से लगने वाला उत्प्लावन बल उसके पूरे वजन को संभाल लेता है। इसी से जुड़ा है हमारा 20वां सवाल। प्रश्न 20। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? यह प्लवन का नियम यानी तैरने के नियम से संबंधित है। अब सेब गिरने वाली कहानी पर आते हैं। प्रश्न 21। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सर आइजैक न्यूटन ने। ये तो स्कूल वाला सवाल है, लेकिन असली बात यह है कि जो बल सेब गिराता है वही बल चांद को भी बांध कर रखता है। हाँ, यही इसे सार्वभौमिक बनाता है, धरती और अंतरिक्ष दोनों के लिए एक नियम। और इस बल की ताकत क्या है? प्रश्न 22। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का सही मान है? इसका मान है 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन, ठीक है। अब मशीनों की दुनिया। प्रश्न 23। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट। मुझे ये बड़ा मजेदार लगता है कि आज भी हम आधुनिक कारों की ताकत घोड़ों में मारते हैं। हाँ, जेम्स वॉट ने अपना भाप इंजन बेचने के लिए ये तरीका निकाला था, जो आज तक चल रहा है। गजब मार्केटिंग थी। अच्छा, अब मेरे पास एक सवाल है जो मुझे उलझा रहा है। प्रश्न 24। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण। लेकिन एक मिनट, अभी हमने प्रश्न 19 में कहा कि लोहे की सुई डूब जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल उठाया आपने। तो यहाँ कह रहे हैं कि तैरती है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। प्रश्न 19 में हम सुई को सामान्य रूप से पानी में डालने की बात कर रहे थे, जहां आर्किमिडीज का नियम लगता है और वो डूब जाती है। तो फिर ये 24वें प्रश्न वाली सुई कैसे तैर रही है? क्योंकि यहाँ सुई को बहुत ही प्यार से एकदम क्षैतिज रूप से सतह पर रखा गया है, तो पानी का पृष्ठ तनाव एक अदृश्य रबर की झिल्ली की तरह काम करता है। ओह, तो सुई पानी के अंदर विस्थापित होकर तैर नहीं रही, वो सिर्फ पानी की त्वचा पर बैठी हुई है। एकदम सही। अगर थोड़ा साबुन मिला दें तो वो झिल्ली टूट जाएगी और सुई तुरंत नीचे। शब्दों का क्या खेल है भौतिकी में। खैर, अब चीजों को हवा में उछालने की कला समझते हैं। प्रश्न 25। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री के कोण पर। मतलब ज्यादा ऊपर फेंकेंगे तो दूर नहीं जाएगी और कम पे फेंकेंगे तो जल्दी गिर जाएगी। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त मतलब आइजैक न्यूटन से सदियों पहले। जी हाँ, 7वीं शताब्दी में ही भारतीय प्राचीन गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने कह दिया था कि जैसे पानी का स्वभाव बहना है, पृथ्वी का स्वभाव चीजों को खींचना है। ये तो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। हम इस पर आखिर में थोड़ी और बात करेंगे। अभी मैदान में चलते हैं। प्रश्न 27। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? ये तो 25वें प्रश्न का ही व्यवहारिक रूप है, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण। तो छक्का मारने के लिए बल्ले और गेंद का संपर्क इसी कोण पर होना चाहिए। बिल्कुल। अब चर्चा का तापमान थोड़ा बढ़ाते हैं। प्रश्न 28। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? रमफोर्ड ने। उन्होंने तोपों की ढलाई के दौरान बोरिंग मशीन से निकलती भारी गर्मी को देखकर यह साबित किया था। और घर्षण से गर्मी पैदा होने का अगला सवाल भी इसी कड़ी में। प्रश्न 29। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ये कारनामा डेवी ने किया था। बर्फ को बर्फ से घिसकर? अजीब लगता है सुनने में। अजीब है, लेकिन यांत्रिक कार्य सीधे गर्मी में बदल गया और बर्फ पिघल गई। अब इंजनों की भयंकर गर्मी की बात। प्रश्न 30। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? क्योंकि बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। ये तो प्रेशर कुकर वाला हिसाब हो गया। एकदम। दबाव बढ़ने से पानी 100 डिग्री से कहीं ज्यादा पर उबलता है और भाप में भारी ताकत आ जाती है। अब इस तापमान को मापने वाले यंत्र देखते हैं। प्रश्न 31। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। इसका तंत्र क्या है? जब 2 अलग धातुओं के तारों को जोड़कर उनके सिरों को अलग अलग तापमान पर रखते हैं तो एक विद्युत धारा बहने लगती है और उस बिजली को मापकर तापमान बता देते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी हो तब? प्रश्न 32। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। विकिरण यानी रेडिएशन, है ना? हाँ, जो वस्तु जितनी गर्म होगी वो उतना ही रेडिएशन छोड़ेगी। ये थर्मामीटर बिना छुए तापमान बता देता है। और इसी तकनीक का इस्तेमाल हमारे आज के आखिरी सवाल में होता है। प्रश्न 33। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? इसका सटीक उत्तर है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? इस प्रश्न का सीधा और सटीक उत्तर है -40 डिग्री। अब यहाँ मुझे हमेशा आश्चर्य होता है, इस -40 डिग्री के बिंदु में आखिर ऐसा क्या खास है कि दोनों पैमाने वहां आकर मिल जाते हैं? इसे समझने के लिए हमें इन दोनों पैमानों के पीछे के गणित को थोड़ा देखना होगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो संबंध है वो एक रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन पर आधारित है। अच्छा, गणित का समीकरण? हाँ, फ़ारेनहाइट स्केल सेल्सियस के मुकाबले एक अलग दर से बढ़ता है। जब आप एक ग्राफ पर इन दोनों पैमानों की रेखाएं खींचते हैं तो उनकी ढलान अलग होने के कारण वे समानांतर नहीं रहती। वे एक दूसरे को काटती होंगी। बिल्कुल, वे एक बिंदु पर आकर एक दूसरे को काटती हैं। वो प्रतिच्छेदन बिंदु गणितीय रूप से ठीक -40 पर आता है।
मतलब अगर आप -40 डिग्री सेल्सियस वाली जगह पर खड़े हैं या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली जगह पर, तो आपको बिल्कुल एक जैसी ही जमा देने वाली ठंड महसूस होगी। क्या बात है। मतलब जहां दोनों देशों की करेंसी की वैल्यू एकदम बराबर हो जाती है। चलिए स्रोत से अगला प्रश्न पढ़ता हूं। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? इसका उत्तर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी जिस तापमान पर पानी जमता है और बर्फ बन जाता है, सेल्सियस उसे अपना शून्य मानता है, जबकि फ़ारेनहाइट की शुरुआत उसी ठंडक के लिए 32 से होती है। जी, बिल्कुल सही। इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? ये सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर बुखार नापते समय कहते हैं कि मुझे 100 बुखार है। अगर कोई कहे कि उसे 38 डिग्री बुखार है, तो वो निश्चित रूप से सेल्सियस में बात कर रहा है। हाँ, और हमें हमेशा पैमाना स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल। इसी सूची का अगला प्रश्न पढ़ता हूं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? इसका सीधा उत्तर है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाप रे, 60 डिग्री सेल्सियस यानी 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतने तापमान में तो मनुष्य का जीवित रहना ही असंभव हो जाएगा। हाँ, ये तो दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तानों से भी भयंकर गर्मी है, लेकिन गणित के हिसाब से ये आंकड़े एकदम सही हैं। खैर, अगला प्रश्न लेते हैं। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? इसका उत्तर है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। यानी अगर सेल्सियस 80 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट ठीक उसका दुगना 160 डिग्री होगा। जी, ये भी उसी गणितीय ग्राफ का एक और दिलचस्प पड़ाव है। अब आते हैं एक और वैज्ञानिक पैमाने पर। स्रोत का अगला प्रश्न है, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? इसका उत्तर है 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ केल्विन पैमाना विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो से होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वैज्ञानिक आमतौर पर सेल्सियस के बजाय केल्विन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका एक बहुत ही बुनियादी कारण है। केल्विन पैमाने में कोई भी तापमान माइनस यानी ऋणात्मक नहीं होता। अच्छा, शून्य से नीचे कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं। इसका शून्य वो बिंदु है जहां किसी भी पदार्थ के अणुओं की गति पूरी तरह से रुक जाती है। ब्रह्मांड में इससे ज्यादा ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए वैज्ञानिक गणनाओं में केल्विन सबसे सटीक पैमाना साबित होता है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तापमान को मापने के बाद हमारा अगला तार्किक सवाल यह है कि ये ऊष्मा या गर्मी आखिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती कैसे है? जिसे विज्ञान की भाषा में ऊष्मा का संचरण कहते हैं। हाँ, और स्रोत के प्रश्नों पर जाने से पहले मैं इसे समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण देना चाहूंगा। मान लीजिए कहीं आग लगी है और हमें आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी पहुंचानी है। हमारे पास ऐसा करने के 3 तरीके हैं। बताइए। पहला तरीका है चालन, जिसका मतलब है लोगों की एक लंबी लाइन लगाकर बाल्टी को हाथों हाथ पास करना, जिसमें लोग अपनी जगह से नहीं हिलते। दूसरा तरीका है संवहन, मतलब लाइन लगाने के बजाय एक व्यक्ति खुद बाल्टी लेकर आग तक दौड़कर जाए। और तीसरा? और तीसरा तरीका है विकिरण, जिसका मतलब है दूर से ही पानी का एक बड़ा गुब्बारा सीधे आग पर फेंक देना, जिसमें बीच के किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं पड़ती। अरे वाह, ये ऊष्मा के संचरण को समझाने का एक बेहद शानदार और दृश्यमान तरीका है। तो इसी आधार पर मैं स्रोत से अगला प्रश्न पढ़ता हूं। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? इसका सीधा उत्तर है चालन यानी कंडक्शन। बिल्कुल, जैसे हमारी बाल्टी पास करने वाली लाइन। अणु अपनी जगह पर रहते हैं, बस गर्मी को अपने बगल वाले अणु तक ढकेल देते हैं। जी, ठोस पदार्थों में अक्सर ऐसा ही होता है। अब मैं स्रोत से 2 प्रश्न एक साथ पढ़ता हूं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? और आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, संवहन या कन्वेक्शन। यानी बाल्टी लेकर दौड़ने वाला व्यक्ति। जी, जब पानी गर्म होता है तो वो हल्का होकर ऊपर उठता है और ठंडा पानी नीचे आता है। अणु खुद यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, हवा और पानी दोनों में यही संवहन काम करता है। ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार आती है? ऊष्मा स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? और ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? इन तीनों ही घुमा फिराकर पूछे गए प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर है, विकिरण यानी रेडिएशन। अंतरिक्ष में तो कोई हवा या ठोस माध्यम नहीं है, फिर भी करोड़ों किलोमीटर दूर से सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच जाती है। ये बिल्कुल दूर से फेंके गए उस पानी के गुब्बारे की तरह है। एकदम सही। इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसका उत्तर है अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड रे। सूरज की रोशनी में तो कई तरह की किरणें होती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से गर्मी पैदा करती हैं वे अवरक्त किरणें ही होती हैं। जी, सोलर कुकर इसी सिद्धांत पर काम करता है। अब इस खंड का एक बड़ा ही रोचक प्रश्न पढ़ता हूं। किस विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? इसका उत्तर है विकिरण को रोकने के लिए। ये बात मुझे हमेशा से हैरान करती है। थर्मस की एक पतली सी चमकीली दीवार जो सिर्फ एक पेंट जैसी लगती है, वो कैसे बिना किसी ठोस रुकावट के विकिरण को रोक लेती है? ये बहुत ही चालाकी से किया गया डिजाइन है। विकिरण असल में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जैसे एक शीशा प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है, वैसे ही थर्मस के अंदर की वो चमकीली परत गर्मी की उन अवरक्त किरणों को वापस अंदर ही परावर्तित कर देती है। ओह, तो किरणें बाहर नहीं निकल पाती? बिल्कुल, वे उस चमकीली दीवार से टकराकर वापस चाय में ही लौट आती हैं। इससे ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती और चाय लंबे समय तक गर्म रहती है। वाह, मतलब हमने गर्मी को उसी के स्रोत की तरफ वापस उछाल दिया। ऊष्मा के संचरण को समझने के बाद अब हम देखेंगे कि पानी इस ऊष्मा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देता है। स्रोत से अगला प्रश्न पढ़ता हूं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के निचले स्तर में जल का क्या तापमान होगा? निचले स्तर के जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मैं इस तथ्य पर सच में अपनी गहरी हैरानी जताना चाहूंगा। सामान्य विज्ञान हमें बताता है कि जब कोई चीज ठंडी होती है तो वह सिकुड़ती है और भारी हो जाती है। बिल्कुल। इस हिसाब से तो पानी को 0 डिग्री पर सबसे भारी होना चाहिए,
लेकिन पानी 4 डिग्री पर सबसे भारी होता है और उससे नीचे जाने पर वो अचानक बर्फ बनकर हल्का हो जाता है। क्या आप स्पष्ट कर सकती हैं कि पानी का ये अनोखा गुण सर्दियों में जमी हुई झीलों के नीचे मछलियों को कैसे जिंदा रखता है? प्रकृति का ये सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कल्पना कीजिए कि झील के ऊपर का पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जैसे ही सतह का पानी 4 डिग्री पर पहुंचता है, वो सबसे भारी हो जाता है और डूबकर झील के एकदम नीचे बैठ जाता है। अच्छा, भारी पानी नीचे चला गया। हाँ, इसके बाद जो पानी सतह पर बचता है वो और ठंडा होकर 0 डिग्री पर बर्फ में बदल जाता है। चूंकि बर्फ पानी से हल्की होती है, वो डूबती नहीं बल्कि तैरती रहती है। और शायद यही बर्फ एक कंबल का काम करती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है। ये एक मोटे कंबल का काम करती है और नीचे के 4 डिग्री वाले पानी की गर्मी को बाहर सर्द हवा में नहीं जाने देती। इससे नीचे का पानी हमेशा तरल रहता है और मछलियां आराम से जिंदा रहती हैं। सच में प्रकृति का क्या अचूक इंतजाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ता हूं। किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल यानी पानी में। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए। पानी बहुत जिद्दी होता है, ये बहुत जल्दी न तो गर्म होता है और न ही ठंडा। जी, इसीलिए कार के रेडिएटर में पानी डाला जाता है ताकि वो इंजन की गर्मी सोख सके। श्रोता का अगला प्रश्न है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। और बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है हमारा अगला प्रश्न, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका भी सीधा उत्तर वाष्पीकरण ही है। आप जरा सोचिए श्रोताओं, बिना बिजली के एक साधारण मिट्टी का घड़ा वाष्पीकरण का उपयोग करके फ्रिज की तरह कैसे काम करता है? इसका तंत्र बहुत ही सुंदर है। मिट्टी के घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। अंदर का पानी इन छिद्रों से रिस कर घड़े की बाहरी सतह पर आता रहता है। जिससे घड़ा बाहर से गीला लगता है। बिल्कुल। जब बाहर की सूखी हवा इस पानी से टकराती है तो वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है। लेकिन तरल पानी को भाप में बदलने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। बाहरी सतह का ये पानी ये जरूरी गर्मी घड़े के अंदर मौजूद पानी से खींच लेता है। तो मतलब वो अंदर की गर्मी को बाहर खींच रहा है। हाँ, जैसे जैसे सतह से पानी भाप बनकर उड़ता है, वो अंदर की गर्मी को अपने साथ ले जाता है और अंदर का बचा हुआ पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यानी सतह का पानी खुद को कुर्बान करके बाकी पानी को ठंडा कर रहा है। अद्भुत। पानी के बाद अब हम ऊष्मा के उन प्रभावों की चर्चा करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न, साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका सीधा सा उत्तर है गर्मी के कारण। और इसके पीछे का विज्ञान है ऊष्मीय प्रसार। गर्मियों में सड़क गर्म होती है, टायर घर्षण से गर्म होता है और अंदर की हवा फैलने लगती है। जगह न मिलने पर वो रबर फाड़कर बाहर आ जाती है। जी, गैस से गर्म होने पर तेजी से फैलती है। चलिए अगला प्रश्न जो बहुत ही व्यवहारिक है, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? इसका सही उत्तर है ऊपर सफेद और नीचे काला रंग। रुकिए, यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन है। सफेद रंग ऊपर इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो धूप को परावर्तित कर देता है, ये तो समझ आता है। लेकिन नीचे की तरफ काला रंग क्यों? काला रंग तो गर्मी को तेजी से सोखता है। हाँ, ये सवाल बहुत तार्किक है। तो अगर छाते के अंदर काला रंग होगा तो क्या वो गर्मी सोखकर छाता पकड़ने वाले इंसान को सेक नहीं देगा? इसे ऐसे समझिए, ऊपर का सफेद रंग सूर्य की गर्मी को वापस भेज देता है। लेकिन जिस पक्की सड़क पर आप चल रहे हैं वो भी सूर्य की रोशनी से भयंकर गर्म हो चुकी है और लगातार ऊपर की तरफ गर्मी छोड़ रही है। वो जमीन से उठने वाली गर्मी। बिल्कुल। अगर छाते के अंदर भी सफेद रंग होता तो वो जमीन की उस गर्मी को वापस नीचे आपके ही सिर के ऊपर परावर्तित कर देता। अंदर का काला रंग जमीन और शरीर से उठने वाली उस गर्मी को चुपचाप सोख लेता है। क्या बात है। ऊपर से सूर्य की किरणों का बचाव और नीचे से जमीन की गर्मी का अवशोषण। ये छाते का सच में एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। आगे बढ़ते हैं। स्रोत में अगले 2 प्रश्न एक ही तथ्य पर बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है और अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन दोनों का एक ही उत्तर है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। यही कारण है कि आइसक्रीम जमाने वाले लोग अपनी बर्फ में नमक मिला देते हैं। बिल्कुल, जिससे बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है। अब एक बहुत ही रोमांचक प्रश्न पढ़ते हैं। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट पर। मैं इस पे आपसे थोड़ा और जानना चाहता हूँ। क्या इसका कारण ये है कि ऊंचाई पर हवा का दबाव कम होने से पानी जल्दी उबलने तो लगता है, लेकिन वो चावल पकाने लायक पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता? आपने बिल्कुल सही तंत्र को पकड़ा है। एवरेस्ट पर दबाव कम होने के कारण पानी लगभग 70 डिग्री पर ही उबलने लगता है और भाप बनकर उड़ने लगता है। उबल तो रहा है लेकिन गर्मी कम है। जी, उबलते हुए पानी का तापमान उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। चावल को पकने के लिए 100 डिग्री की तेज गर्मी चाहिए जो उसे मिल ही नहीं रही, इसलिए चावल पकाने में घंटों लग जाते हैं। यानी पानी का सिर्फ उबलना और पर्याप्त गर्म होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। बेहतरीन। अब भौतिकी के कड़े नियमों पर आते हैं। अगला प्रश्न, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इन दोनों प्रश्नों का संबंध ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से है, जो मुख्य रूप से ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। ऊर्जा संरक्षण का सीधा अर्थ है कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ रूप बदलती है। अगला प्रश्न पढ़ता हूँ। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ये पिंड के द्रव्य यानी मटेरियल पर निर्भर करती है। यानी लोहे की विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी और लकड़ी की अलग। इसके बाद एक खगोलीय सिद्धांत का प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? इसका उत्तर है ब्लैक बॉडी केवल उच्च तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण को अवशोषित कर सकती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी आदर्श वस्तु की कल्पना है जो सब कुछ सोख लेती है। और अब मौसम से जुड़ा अगला प्रश्न, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम होने पर। सर्दियों में बादलों का कंबल न होने से पृथ्वी की सारी गर्मी विकिरण के जरिए अंतरिक्ष में भाग जाती है और हमें ठंड लगती है। बिल्कुल सही। श्रोताओं, ऊष्मा तरंगों की इस लंबी चर्चा के बाद अब हम ध्वनि तरंगों की ओर बढ़ते हैं। स्रोत से अगला प्रश्न पढ़ता हूँ, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। हमारी साधारण घड़ियों में गलती हो सकती है, लेकिन परमाणु घड़ियां सीजियम परमाणुओं के कंपन को मापती हैं।
हमारे मोबाइल का जीपीएस भी इन्हीं की अचूक टाइमिंग पर निर्भर है। जी, ये ब्रह्मांड की सबसे स्थिर चीजों में से एक है। अब ध्वनि की बात करते हैं। श्रोता का अगला प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है? यह ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जैसे पियानो की चाबियां जो तेजी से कंपन करती हैं उनकी आवाज पतली और चुभने वाली होती है, और जो धीरे कंपन करती हैं उनकी आवाज भारी होती है। एकदम सही तुलना है। हमारे सुनने की क्षमता के बारे में अगला प्रश्न है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? यह 20 से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में होती है। यानी इससे कम या ज्यादा हम सुन नहीं सकते। जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उसे पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? इसे सबसे पहले वैज्ञानिक गाल्टन ने उत्पन्न किया था। गाल्टन की ये सीटी इंसान नहीं सुन सकता था, लेकिन कुत्ते इसे साफ सुन सकते थे। लेकिन देखिए, स्रोत का अगला प्रश्न क्या कहता है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? इन्हीं पराश्रव्य तरंगों का। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला तथ्य है। एक आवाज इंजन की कठोर ग्रीस और गंदगी को कैसे साफ कर सकती है? इसके पीछे जो विज्ञान है उसे कैविटेशन कहते हैं। जब पुर्जों को एक तरल टैंक में डुबाकर उसमें ये ध्वनि तरंगे छोड़ी जाती हैं, तो तरल में लाखों सूक्ष्म बुलबुले बनते हैं। आवाज से बुलबुले। हाँ, और अगले ही पल वो भयंकर ऊर्जा के साथ फट जाते हैं। इनसे जो शॉकवेव निकलती है वो पुर्जों की सबसे गहरी गंदगी को उखाड़ फेंकती है। वाह, आवाज के छोटे छोटे बुलबुले स्क्रब ब्रश का काम कर रहे हैं। अब हम अपने स्रोत के आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं। मैं पढ़ता हूँ, लगभग 20 डिग्री तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इसका उत्तर है लोहा में। ठोस चीजों में अणु बहुत करीब होते हैं, इसलिए ध्वनि बहुत तेजी से एक अणु से दूसरे अणु तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, जबकि हवा में अणु दूर दूर होते हैं। तो श्रोताओं, आज के इस गहन अध्ययन में हमने विज्ञान के कई दिलचस्प पहलुओं को छुआ। जी, हमने शुरुआत की तापमान के पैमानों से, जो अलग अलग होते हुए भी एक ही वास्तविकता को मापते हैं। हमने देखा कि ऊष्मा कैसे यात्रा करती है और पानी का वो जादुई गुण जो झीलों के नीचे जीवन बचाता है। और हमने ये भी देखा कि मिट्टी का घड़ा कैसे पानी ठंडा करता है, एवरेस्ट पर उबलते पानी में भी चावल क्यों नहीं पकता, और छाते का रंग हमें कैसे बचाता है। अंत में हमने ध्वनि तरंगों की दुनिया में गोता लगाया। ये चर्चा हमें बताती है कि विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे चारों ओर हो रही हर घटना में है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम अपने आज के इस विज्ञान के सफर को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और आज हम विज्ञान के 500 प्रश्नों को देखेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजों पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, अगर सूरज अचानक इस ब्रह्मांड से गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? विज्ञान कहता है कि पृथ्वी पर मौजूद किसी भी इंसान को पूरे 8 मिनट और 16 सेकंड तक इसका पता ही नहीं चलेगा। अरे वाह! हाँ, हम आराम से धूप सेंकते रहेंगे। या फिर हॉलीवुड की उन मशहूर साइंस फिक्शन फिल्मों के बारे में सोचिए, जहां अंतरिक्ष में 2 स्पेसशिप टकराते हैं और एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। क्या सुनने वालों को पता है कि वो आवाज विज्ञान के नजरिए से एक बहुत बड़ा झूठ है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा झूठ। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य ध्वनि यानी साउंड और प्रकाश यानी लाइट के विज्ञान से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सवालों को गहराई से डिकोड करना है। जी, और इस अध्ययन सामग्री की समीक्षा करते हुए श्रोताओं को यह एहसास होगा कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ये सवाल सिर्फ रटने के लिए नहीं बने हैं। ये वो बुनियादी नियम है जो तय करते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखता है, या फिर गाड़ियों के साइड मिरर कैसे काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। या फिर एक खाली कमरे में हमारी ही आवाज हमें वापस क्यों सुनाई देती है। मतलब आज की इस चर्चा में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या होता है, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी स्रोत सूची के भाग 1 में हम ध्वनि के रहस्यों पर बात करेंगे, तारत्व से लेकर गूंज तक। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। स्रोत के अनुसार हमारा पहला सवाल है, प्रश्न 69, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? और इसका उत्तर है तारत्व, जिसे हम अंग्रेजी में पिच कहते हैं। तो ये तारत्व असल में क्या है? क्या ये आवाज की तेज वॉल्यूम से जुड़ा है? नहीं, वॉल्यूम और तारत्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम इसे सरल भाषा में डिकोड करें तो तारत्व या पिच पूरी तरह से ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का खेल है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि 1 सेकंड में ध्वनि की तरंगे कितनी बार कंपन कर रही हैं। जब हम कहते हैं कि महिलाओं की आवाज पतली या श्रिल होती है, तो इसका मतलब है कि उनके वोकल कॉर्ड से निकलने वाली ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। मतलब वे तरंगे बहुत तेजी से कंपन करती हैं। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी ओर पुरुषों की आवाज मोटी या ग्रेव होती है, क्योंकि उनकी ध्वनि तरंगों की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी कंपन धीमा होता है। अच्छा, इसे हम एक गिटार से भी समझ सकते हैं। जैसे गिटार का जो सबसे पतला तार होता है, उसे छेड़ने पर वो बहुत तेजी से कांपता है और एकदम तीखी आवाज निकालता है। हाँ, बिल्कुल। जबकि सबसे मोटा तार धीमी गति से कांप के एक भारी सी आवाज देता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। पतले तार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, इसलिए पिच हाई होती है। चलिए सूची में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 70, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? उत्तर है हवाई जहाज की उड़ान भरना। ये तो हम सभी ने महसूस किया है कि जब कोई जेट विमान सिर के ऊपर से गुजरता है तो कान के पर्दे सच में हिलने लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? एक ट्रेन भी तो बहुत बड़ी होती है, फिर हवाई जहाज की आवाज इतनी ज्यादा क्यों है? इसका कारण जेट इंजन की कार्यप्रणाली है। जेट इंजन अपने अंदर भारी मात्रा में हवा खींचता है और उसे अत्यधिक ऊर्जा के साथ पीछे की तरफ धकेलता है। अच्छा। हवा का ये जो भयानक विस्थापन होता है ना, वो वायुमंडल में बहुत ही शक्तिशाली दबाव की तरंगे पैदा करता है। यही दबाव हमारे कानों तक भारी डेसिबल की आवाज बनकर पहुंचता है। ओह, इसलिए ध्वनि प्रदूषण के मानकों में इसे सबसे ऊंचे स्तरों में रखा जाता है। जी बिल्कुल। अब आता है सूची का एक बहुत ही उलझाने वाला सवाल। प्रश्न 71, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? उत्तर है ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन। ये दिलचस्प है। मतलब स्रोत कह रहा है कि ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है, ध्वनि में नहीं। मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये ध्रुवण आखिर है क्या भला? ये भौतिकी का एक बहुत ही शानदार नियम है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले प्रकाश और ध्वनि की तरंगों के चलने के तरीके को समझना होगा। ठीक है। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही हम प्रकाश वाले भाग में पहुंचेंगे, इस ध्रुवण की गुत्थी को हम बहुत गहराई से सुलझाएंगे।
अभी के लिए श्रोताओं को बस ये याद रखना है कि यही वो एक गुण है जो प्रकाश और ध्वनि को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करता है। ठीक है, तो हम इस रहस्य को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। अब गूंज या प्रतिध्वनि के विज्ञान पर आते हैं। स्रोत में प्रश्न 72, 73 और 74 सीधे तौर पर इसी से जुड़े हैं। हाँ। मैंने एक साथ पढ़ता हूँ। प्रश्न 72, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? उत्तर है 1/10 सेकंड। प्रश्न 73, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? उत्तर है परावर्तन या रिफ्लेक्शन। जी। और प्रश्न 74, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? उत्तर है 56 फीट। बिल्कुल। अब यहाँ मुझे कुछ गणितीय कनेक्शन लग रहा है। क्या ये 56 फीट की दूरी ऐसे ही अंदाजे से लिख दी गई है, या इसका इस 1/10 सेकंड वाले नियम से कोई सीधा लेना देना है? यहाँ पर विज्ञान का असली आहा मोमेंट छिपा है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन पकड़ा है। देखिए, हमारे दिमाग की एक सीमा है। हम कोई भी आवाज सुनते हैं तो उसका असर हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड यानी 0.1 सेकंड तक बना रहता है। अच्छा, एक रिफ्रेश रेट की तरह? हाँ बिल्कुल, ये हमारे दिमाग का रिफ्रेश रेट है। अगर कोई दूसरी आवाज इस 0.1 सेकंड के खत्म होने से पहले ही हमारे कान में आ जाए तो हमारा दिमाग दोनों आवाजों को मिला देगा। हम उन्हें अलग अलग नहीं सुन पाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे किसी खाली कमरे में अपनी ही आवाज की गूंज साफ साफ सुननी है तो मेरी आवाज को दीवार से टकराकर वापस मेरे कानों तक पहुंचने में कम से कम 0.1 सेकंड का समय तो लगना ही चाहिए। एकदम सटीक। अब थोड़ा गणित लगाते हैं। हवा में ध्वनि की गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकंड या करीब 1125 फीट प्रति सेकंड होती है। ठीक है। तो 0.1 सेकंड में ध्वनि कितनी दूर जाएगी? 1125 का 10वां हिस्सा, यानी लगभग 112.5 फीट। एक मिनट, अगर ध्वनि 112.5 फीट की दूरी तय कर रही है तो स्रोत में 56 फीट क्यों लिखा है? सोचिए जरा। ओह, समझ गया। आवाज को दीवार तक जाना भी है और टकरा के वापस भी आना है, यानी 112.5 फीट की दूरी जाने और आने दोनों की मिलाकर है। बिल्कुल सही पकड़े। तो हमें 112.5 को आधा करना होगा, जो होता है लगभग 56.25 फीट। अरे वाह, इसीलिए स्रोत में स्पष्ट रूप से 56 फीट की दूरी बताई गई है। ये ध्वनि की गति और हमारे दिमाग की श्रवण क्षमता का एकदम सटीक गणितीय परिणाम है। क्या बात है, ये नंबर कितने तार्किक हैं। चलिए, परावर्तन की बात हो रही है तो प्रश्न 75 पर नजर डालते हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर है परावर्तन। मतलब डॉक्टर जो हमारे दिल की धड़कन सुनते हैं वो ध्वनि के टकराकर नली के जरिए कान तक पहुंचने का नतीजा है। जी हाँ, वो रबर की पतली नली कोई आम नली नहीं होती। जब दिल की धड़कन की ध्वनि उस नली में प्रवेश करती है तो वो नली के अंदरूनी दीवारों से बार बार टकराती है। अच्छा, मतलब एक बार नहीं, कई बार? हाँ, इसे बहुलित परावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस तरह ध्वनि बिना अपनी ऊर्जा खोए एक जिगजैग रास्ते से सीधे डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है। अद्भुत। चलिए, श्रवण शक्ति से आगे बढ़कर अब हमारी सूची के भाग 2 में चलते हैं, जहां हम गति और तकनीक में ध्वनि के व्यवहारिक उपयोग को देखेंगे। बिल्कुल। प्रश्न 76, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? उत्तर है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर इफेक्ट। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, जब हाईवे पर कोई तेज रफ्तार गाड़ी हमारी तरफ आती है तो उसकी आवाज बहुत तीखी लगती है और दूर जाते ही भारी हो जाती है। हाँ। तो क्या इसका मतलब ही है कि जब गाड़ी पास आ रही होती है तो आवाज की स्पीड बढ़ जाती है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। ध्वनि की गति हवा में हमेशा एक समान रहती है, वो नहीं बढ़ती। अच्छा। हाँ, डॉपलर प्रभाव ध्वनि की गति का नहीं बल्कि तरंगों के सिकुड़ने और फैलने का प्रभाव है। इसे एक स्प्रिंग की तरह सोचिए। जब ट्रेन आपकी तरफ आ रही होती है तो वो लगातार ध्वनि की तरंगे छोड़ रही होती है, ठीक है? क्योंकि ट्रेन खुद आगे बढ़ रही है, वे तरंगे आगे की तरफ आपस में दबने लगती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अच्छा। और क्योंकि वे तरंगे सिकुड़ गई हैं, इसलिए 1 सेकंड में हमारे कानों तक ज्यादा तरंगे पहुंचती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, जिससे आवाज तीखी सुनाई देती है। बिल्कुल। और जैसे ही ट्रेन आपको पार करके दूर जाने लगती है, वही तरंगे पीछे की तरफ खींचने लगती हैं, फैल जाती हैं, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आवाज भारी हो जाती है। मतलब गति वही है, बस तरंगों के बीच की दूरी बदल रही है। एग्जैक्टली। यह बहुत ही स्पष्ट था। अगला है प्रश्न 77, किस एक प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण या नाइट विजन में किया जाता है? उत्तर है अवरक्त तरंग यानी इंफ्रारेड वेव्स। ये तकनीक सेना और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बहुत काम आती है। अवरक्त तरंगे इंसानी आंखों को नहीं दिखती। हाँ, वो तो है। लेकिन दुनिया में हर वो चीज जिसमें थोड़ी सी भी गर्मी है वो इंफ्रारेड तरंगे छोड़ती हैं। नाइट विजन कैमरे रोशनी नहीं खोजते, वे इसी गर्मी को इन तरंगों को पकड़कर अंधेरे में भी तस्वीर बना लेते हैं। अब एक और गणितीय और तकनीकी सवाल। प्रश्न 78, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? उत्तर है 664 मीटर प्रति सेकंड। ये मैक आखिर क्या चीज है? क्या ये किलोमीटर प्रति घंटे की तरह कोई इकाई है? नहीं, मैक कोई मापन की इकाई नहीं है, बल्कि ये एक गुणक या मल्टीप्लायर है जो बताता है कि कोई चीज ध्वनि की गति के मुकाबले कितनी तेज चल रही है। यानी अगर मैक 1 है तो इसका मतलब है विमान ठीक ध्वनि की गति के बराबर उड़ रहा है। एकदम सही। जब कोई विमान मैक 1 को पार करता है तो वो असल में अपनी पैदा की हुई आवाज की तरंगों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। ओह, अच्छा। इसी वजह से आसमान में एक भयानक विस्फोट की आवाज आती है जिसे सोनिक बूम कहते हैं। अब क्योंकि स्रोत में विमान 2 मैक की गति से उड़ रहा है तो हमें बस 332 को 2 से गुणा करना है। तो 332 गुणा 2 बराबर 664 मीटर प्रति सेकंड। जी बिल्कुल, बहुत ही रोचक। अब माध्यम की बात करते हैं। प्रश्न 79, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? उत्तर है लोहा। लेकिन ऐसा क्यों? हवा में तो हमें आवाज इतनी साफ सुनाई देती है, लोहे में ये तेज क्यों हो जाती है? इसे समझने के लिए हमें डोमिनोज के खेल को याद करना होगा। डोमिनोज? हाँ, ध्वनि असल में एक कंपन है जो एक कण से दूसरे कण में ट्रांसफर होता है। ठोस पदार्थों जैसे लोहे में कण एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर बैठे होते हैं। अच्छा। जैसे ही आप एक कण को कंपन देते हैं वो तुरंत दूसरा तीसरे को हिला देता है, बहुत तेजी से।
लेकिन हवा में कण दूर दूर होते हैं, इसलिए एक कण को दूसरे कण तक वो कंपन पहुंचाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये कारण है कि पुरानी फिल्मों में लोग ट्रेन के आने का पता लगाने के लिए पटरियों पर कान लगाकर सुनते थे, क्योंकि पटरियां लोहे की बनी है तो हवा से पहले आवाज पटरी के जरिए पहुंच जाती थी। हाँ, बिल्कुल सही लॉजिक है। चलिए अब चिकित्सा और नेविगेशन पर आते हैं। प्रश्न 80, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि या अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। उत्तर है सोनोग्राफी। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 82, वो उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा नेविगेशन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? उत्तर है सोनार। ये दोनों ही तकनीकें पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करती है। ये वो तरंगे हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते ना? जी, ये वो तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि इंसानी कान इन्हें नहीं सुन सकते। सोनोग्राफी में ये तरंगें शरीर के अंदर भेजी जाती हैं, जो अंगों से टकराकर वापस आती हैं और कंप्यूटर उनका एक चित्र बना देता है। और सोनार में? सोनार में यही तरंगें समुद्र की गहराइयों में भेजी जाती हैं ताकि पनडुब्बी या छिपी हुई चट्टानों से टकराकर वापस आएं और उनका पता लग सके। दोनों ही जगहों पर हमने जो परावर्तन का सिद्धांत पहले समझा था ना, वही काम कर रहा है। भाग 2 का अंतिम सवाल है प्रश्न 81, कौन सी तरंगे शून्य या वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती? उत्तर है ध्वनि। मतलब मैंने शुरुआत में हॉलीवुड की फिल्मों का जो जिक्र किया था वो इसी पर आधारित है। अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है तो कोई आवाज भी नहीं हो सकती। अंतरिक्ष एक वैक्यूम है। जैसा हमने डोमिनोज वाले उदाहरण में देखा, ध्वनि को यात्रा करने के लिए कणों की जरूरत होती है। हाँ। जब अंतरिक्ष में कोई कण ही नहीं है तो कंपन किसमें होगा? इसलिए अंतरिक्ष में तारे फट जाएं या गैलेक्सी आपस में टकरा जाएं, वहां पूर्ण शांति ही रहेगी। कमाल है। तो ध्वनि की सीमाओं को समझने के बाद अब हम भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ हम प्रकाश की प्रकृति पर चर्चा करेंगे जो ध्वनि से बहुत अलग है। स्रोत की नंबरिंग के अनुसार प्रश्न 83, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? उत्तर है अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। प्रश्न 84, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? उत्तर है हाइगेंस के द्वारा। जी। और प्रश्न 86, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्वरूप की खोज किसने की? उत्तर है मैक्सवेल। यहाँ कई सारे नाम और तकनीकी शब्द हैं। प्रकाश का यह विद्युत चुंबकीय होना ध्वनि से कैसे लगे? इसे एक बहुत ही सरल एनालॉजी से समझते हैं। जी। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे आप पानी में चलने वाली एक नाव की तरह समझ सकते हैं। नाव को चलने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं है तो नाव नहीं चलेगी। बिल्कुल माध्यम चाहिए। हाँ, लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये अंतरिक्ष में उड़ने वाले एक रॉकेट की तरह है। इसे आगे बढ़ने के लिए किसी बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये अपने आप में ही ऊर्जा का एक पैकेज है जो अंतरिक्ष के शून्य में भी बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सकता है। तभी तो सूर्य की रोशनी लाखों किलोमीटर के खाली अंतरिक्ष को पार करके बिना किसी हवा के हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। एग्जैक्टली। अब आते हैं कुछ और गुणों पर। प्रश्न 85, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? उत्तर है ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। प्रश्न 87, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन या डिफ्रैक्शन होता है? उत्तर है ग्रिमाल्डी। जी। प्रश्न 88, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? उत्तर है ध्रुवण। ये वही प्रश्न 71 है। हाँ, वही सवाल। और प्रश्न 89, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? उत्तर है व्यतिकरण या इंटरफेरेंस। तो अब वक्त आ गया है उस रहस्य को खोलने का। मुझे समझाइए कि ये ध्रुवण क्या है और ये ध्वनि में क्यों नहीं होता, सिर्फ प्रकाश में क्यों होता है? जरूर। हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। इसे ऐसे विजुअलाइज करें कि ध्वनि की तरंग एक स्प्रिंग की तरह आगे पीछे धक्का मारते हुए चलती है, वहीं प्रकाश की तरंग एक रस्सी की तरह है जिसे आप झटकते हैं तो वो ऊपर नीचे और दाएं बाएं लहरें बनाते हुए आगे बढ़ती है। इमेजिन कर पा रहा हूँ। तो ध्रुवण या पोलराइजेशन का मतलब है एक ऐसा फिल्टर लगाना जो प्रकाश की सभी दिशाओं वाली लहरों को रोक दे और सिर्फ एक ही दिशा वाली लहर को पार जाने दे, जैसे सिर्फ ऊपर नीचे वाली लहर। अच्छा। आप एक लकड़ी की बाड़ के बीच से ऊपर नीचे लहरती रस्सी तो निकाल सकते हैं, लेकिन दाएं बाएं लहरती रस्सी बाड़ से टकराकर रुक जाएगी। हाँ, क्योंकि जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अब चूंकि ध्वनि तरंगे ऊपर नीचे या दाएं बाएं लहरें बनाती ही नहीं है, वे तो सीधे धक्का मारती हैं स्प्रिंग की तरह। ओह, तो इसलिए उनमें ये फिल्टर काम ही नहीं करता। एकदम सही। मतलब जो हम पोलराइड सनग्लासेस पहनते हैं जो धूप की चकाचौंध को कम कर देते हैं, वे असल में एक फिल्टर की तरह काम करते हैं और बेतरतीब दिशाओं से आ रही प्रकाश की लहरों को ब्लॉक कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल वही सिद्धांत है। और ये विवर्तन क्या है जो ग्रिमाल्डी ने खोजा? विवर्तन का सीधा सा मतलब है प्रकाश का किसी किनारे से टकराकर मुड़ना। जैसे अगर आप कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दें तो रोशनी एकदम सीधी रेखा में नहीं आती, वो दरार के किनारों से मुड़कर पूरे कमरे में थोड़ी फैल जाती है। हाँ, ऐसा तो रोज देखते हैं हम। और व्यतिकरण का मतलब है जब दो प्रकाश तरंगे आपस में मिलती हैं तो वे या तो एक दूसरे को और चमकीला बना देती हैं या एक दूसरे को काट के अंधेरा कर देती हैं। ये सिद्धांत सच में बहुत तार्किक है। चलिए अब प्रकाश की गति पर आते हैं। प्रश्न 90, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? उत्तर है 1 सेकंड। सिर्फ 1 सेकंड? प्रश्न 101 ए, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? उत्तर है 8 मिनट 16.6 सेकंड। जी। और प्रश्न 102 ए, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? उत्तर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये मुझे हमेशा हैरान करता है। जब हम आसमान में सूर्य को देखते हैं तो हम असल में उसे वैसा देख रहे होते हैं जैसा वो 8 मिनट से ज्यादा समय पहले था। ये खगोल विज्ञान का एक ऐसा सच है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ब्रह्मांड में प्रकाश की ये जो गति है ना, ये ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट है। स्पीड लिमिट? हाँ, इससे तेज कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि प्रकाश को भी यात्रा करने में समय लगता है। इसलिए हम जब भी तारों या सूर्य को देखते हैं हम असल में भूतकाल को देख रहे होते हैं। वाकई ये दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है। प्रकाश से ही जुड़ा अगला सवाल है। प्रश्न 103 ए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है?
उत्तर है किरीट या कोरोना। होता है कि सूर्य के बाहरी वायुमंडल की हल्की रोशनी उसमें छिप जाती है, लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है और चंद्रमा सूर्य की मुख्य चमक को पूरी तरह ढक लेता है, तब किनारे पर एक सफेद चमकती हुई रिंग दिखाई देती है। हाँ, एक मुकुट जैसी। बिल्कुल, इसी बाहरी वायुमंडल को कोरोना या किरीट कहा जाता है। तो अब हम अपनी चर्चा के अंतिम और सबसे दिलचस्प हिस्से भाग 4 में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए। ये है दृष्टि का धोखा। प्रकाश जब पृथ्वी पर चीजों से टकराता है तो ये कैसे हमारी आंखों में भ्रम पैदा करता है। स्रोत के अनुसार नंबरिंग फिर से 101 से शुरू हो रही है, लेकिन हम सवालों के क्रम से ही चलेंगे। ठीक है। प्रश्न 104, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन या रिफ्रैक्शन के कारण। प्रश्न 105, पानी में डुबोई हुई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। उत्तर है प्रकाश का अपवर्तन। जी। तो परावर्तन तो हमने समझा कि रोशनी का टकराकर लौटना, लेकिन ये अपवर्तन क्या है। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे हवा से पानी में। अच्छा। प्रकाश जब खाली हवा में चलता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन पानी थोड़ा घना होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी गति अचानक धीमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है। इसे ऐसे सोचिए कि एक तेज रफ्तार कार पक्की सड़क से अचानक कीचड़ वाली सड़क पर उतर जाए। ठीक है। उसका एक पहिया कीचड़ में जाकर धीमा हो जाएगा, जिससे कार थोड़ी सी घूम जाएगी। ओह। बिल्कुल ऐसे ही गति धीमी होने के कारण प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इसी मुड़ाव के कारण हमारी आंखों को भ्रम होता है कि पानी के अंदर रखी छड़ी टेढ़ी हो गई है। ये एनालॉजी बहुत शानदार थी। कार के मुड़ने की तरह ही प्रकाश मुड़ जाता है। अब आते हैं रंगों के खेल पर। प्रश्न 106, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। उत्तर है प्रकीर्णन या स्कैटरिंग। जी। प्रश्न 107, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है। उत्तर है प्रकीर्णन। हाँ। प्रश्न 108, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। उत्तर है बैंगनी। प्रकीर्णन को समझने के लिए हमें वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को समझना होगा। सूर्य की सफेद रोशनी असल में 7 रंगों का मिश्रण है। हर रंग की तरंग की लंबाई अलग होती है। अच्छा। नीले रंग की तरंगें बहुत छोटी होती हैं। जब वे वायुमंडल में घुसती हैं तो गैस और धूल के कणों से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती हैं। इसलिए आसमान नीला दिखता है। एग्जैक्टली। लेकिन सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के बहुत करीब होता है। प्रकाश को वायुमंडल की बहुत मोटी परत पार करनी पड़ती है। तो नीला रंग रास्ते में बिखर जाता होगा। हाँ, नीला रंग रास्ते में ही बिखर कर खत्म हो जाता है। सिर्फ लाल रंग, जिसकी तरंगें सबसे लंबी होती हैं, वो कणों को पार करते हुए सीधे हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। रंगों का क्या शानदार विज्ञान है। छोटी तरंगें बिखर जाती हैं और लंबी तरंगें अपनी मंजिल तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल। और इंद्रधनुष में बैंगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ता है, इसलिए वो विक्षेपण के बाद सबसे अंदरूनी परत पर दिखाई देता है। चलिए अब कुछ भौतिक सतहों से जुड़े सवालों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 109, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन या डल होता है। उत्तर है इसका कारण परावर्तन है। जब बालू सूखा होता है तो उसके कण खुरदुरे और असमान होते हैं। उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो हर दिशा में परावर्तित होता है, जिससे रेत चमकती हुई दिखती है। और जब गीला होता है तब। जब बालू गीला होता है तो पानी बालू के कणों के बीच की खाली जगह को भर देता है और एक चिकनी सतह बना देता है। ये पानी प्रकाश को सोख लेता है या सीधा अंदर जाने देता है। अच्छा, इसलिए परावर्तन कम हो जाता है। हाँ, परावर्तन कम हो जाने के कारण गीला बालू गहरा और बिना चमक का दिखता है। अब आते हैं दर्पणों के उपयोग पर। प्रश्न 101 पेरिस्कोप बनाने में कौन सा एक दर्पण प्रयुक्त होता है। उत्तर है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। पेरिस्कोप वो उपकरण है जिसे पनडुब्बियों या छिपने वाले बंकरों में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि व्यक्ति नीचे बैठकर भी ऊपर का नजारा देख सके। हाँ, फिल्मों में देखा है। जी। इसमें एक ट्यूब के अंदर 2 सामान्य समतल दर्पणों को ठीक 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। प्रकाश ऊपर वाले शीशे से टकराकर नीचे वाले शीशे पर आता है और फिर सीधा देखने वाले की आंख में। ये तो बहुत ही सिंपल और स्मार्ट तरीका है। अगला है प्रश्न 102 साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। उत्तर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ये मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब हम मेले से साबुन के बुलबुले उड़ाने वाला खिलौना लाते थे। उन पारदर्शी बुलबुलों के ऊपर इंद्रधनुष जैसे रंग तैरते हुए दिखते थे। लेकिन बुलबुला तो पानी और साबुन का है, उसमें रंग कहां से आए। वो रंगीन चमक विज्ञान का एक अद्भुत नजारा है। साबुन के बुलबुले की परत भले ही कागज से भी हजारों गुना पतली हो, लेकिन उसकी भी एक बाहरी सतह होती है और एक भीतरी सतह। अच्छा, 2 सतह। हाँ, जब प्रकाश बुलबुले पर पड़ता है तो प्रकाश का एक हिस्सा बाहरी सतह से टकराकर लौट आता है और दूसरा हिस्सा अंदर घुसकर भीतरी सतह से टकराकर लौटता है। तो फिर क्या होता है। जब ये दोनों परावर्तित तरंगें वापस हवा में मिलती हैं तो वे एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस या व्यतिकरण करती हैं। मतलब आपस में टकराती हैं। जी। इस टकराव से कुछ रंग कट जाते हैं और कुछ रंगों की चमक बढ़ जाती है। इसी वजह से हमें वे तैरते हुए रंगीन पैटर्न दिखाई देते हैं। बचपन की उस छोटी सी खुशी के पीछे इतना गहरा विज्ञान छिपा था। खैर, अब हम आज की चर्चा के अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं। जी बताइए। प्रश्न 103 पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तर है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। हम सभी की गाड़ियों के साइड मिरर में ये उत्तल दर्पण ही लगा होता है। इसका कारण ये है कि उत्तल दर्पण बीच से बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। हाँ, थोड़ा सा कर्व्ड होता है। बिल्कुल। ये वक्रता शीशे को ये काबिलियत देती है कि वो पीछे के बहुत बड़े इलाके को सिकोड़कर एक छोटे सी शीशे में दिखा सके। अच्छा, इसलिए ज्यादा गाड़ियां दिख पाती हैं। हाँ, हालांकि इस सिकोड़ने की वजह से गाड़ियां अपने असली आकार से छोटी और दूर दिखती हैं। इसीलिए शीशे पर चेतावनी लिखी होती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो आज की ये विस्तृत चर्चा सच में बहुत ज्ञानवर्धक और आंखें खोलने वाली रही। आज हमने सामान्य विज्ञान के इन 500 प्रश्नों की सूची में से ध्वनि और प्रकाश से जुड़े चुनिंदा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके वैज्ञानिक तथ्यों की क्रमानुसार जांच की। जी बिल्कुल। वाहनों के हेडलाइट्स में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है, और इसका उत्तर है
परवलयिक दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर। अब हम रोज गाड़ियां चलाते हैं पर सोचते नहीं हैं कि साधारण गोल दर्पण क्यों नहीं लगाया जाता। देखिए, अगर हम समतल या साधारण गोल दर्पण लगा देंगे तो बल्ब की जो रोशनी है वो हर दिशा में बिखर जाएगी। अच्छा। हाँ, परवलयिक यानी जो पैराबोलिक आकार होता है वो एक गहरे प्याले जैसा होता है। तो जब बल्ब को उस प्याले के बीच में रखते हैं तो रोशनी टकराकर एक सीधी और बहुत तेज बीम बन जाती है। ओहो, मतलब इसीलिए रात में सड़क पर इतनी दूर तक रोशनी जाती है। बिल्कुल, साधारण दर्पण ये काम इतनी सटीकता से नहीं कर सकते। समझ गई। मतलब ये रोशनी को एक दिशा में धकेलता है। अब सामने का तो दिख गया, लेकिन पीछे का क्या? ये हमें प्रश्न 105 पर लाता है। पीछे का यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? इसका उत्तर है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। जी। पर इसमें मुझे एक उलझन है। उत्तल दर्पण तो चीजों को छोटा दिखाता है ना, तो ये मतलब खतरनाक नहीं है कि गाड़ियां दूर लगे? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। उत्तल दर्पण बाहर की तरफ उभरा होता है तो चीजें छोटी तो दिखती हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? इसका जो देखने का दायरा है, जिसे हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, वो बहुत बड़ा हो जाता है। एक छोटे से शीशे में पीछे की 4-5 लेन की गाड़ियां एक साथ दिख जाती हैं। अरे हाँ, अगर समतल शीशा होता तो शायद सिर्फ पीछे वाली गाड़ी का बोनट ही दिखता। बाप रे, तब तो एक्सीडेंट का बहुत खतरा होता। एकदम सही। इसलिए सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि हमें पीछे का पूरा दृश्य दिखे। ये तो बहुत बेहतरीन समझौता है। चलिए अब उस सत्य पर आते हैं जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। प्रश्न 106, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तर है वास्तविक तथा उल्टा। रुकिए, इसका मतलब हम दुनिया को उल्टा देख रहे हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो हाँ। क्या सच में? जी, हमारी आंख के अंदर जो लेंस होता है, हाँ। वो बाहर की दुनिया का चित्र रेटिना पर बिल्कुल उल्टा ही बनाता है। तो फिर हमें सब सीधा कैसे दिखता है? यही तो हमारा मस्तिष्क कमाल करता है। वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। वो ऑप्टिक नर्व से जो सिग्नल आते हैं उन्हें प्रोसेस करके पलक झपकते ही चित्र को सीधा कर देता है। कमाल है, मतलब आंख उल्टा देखती है और दिमाग सीधा करता है। बिल्कुल, ये जीव विज्ञान और भौतिकी का मतलब एक बहुत ही अद्भुत तालमेल है। सच में अकल्पनीय है ये। अब दर्पणों के एक और जादू की बात करते हैं। प्रश्न 107, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? उत्तर है अनंत। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 108, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री कोण पर झुके हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? उत्तर है 5। ये समानांतर वाला तो किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। एकदम सही। जब दो दर्पण बिल्कुल समानांतर होते हैं तो प्रकाश उनके बीच बार बार टकराता है। मतलब पहले का चित्र दूसरे के लिए वस्तु बन जाता है। अच्छा, और फिर दूसरे का पहले के लिए? हाँ, और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हाँ। इसलिए अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। लेकिन 60 डिग्री वाले में एक वैज्ञानिक सूत्र काम करता है। कैसा सूत्र? 360 डिग्री को दर्पणों के बीच के कोण से भाग दीजिए और 1 घटा दीजिए। तो 360 को 60 से भाग दिया तो 6 आया और 1 घटाया तो 5। बिल्कुल। इसीलिए 60 डिग्री पर सिर्फ 5 चित्र दिखते हैं। बहुत ही सटीक सूत्र है ये। चलिए अब इस विस्तृत विश्लेषण के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं जो प्रकाश की किरणों और रंगों पर है। प्रश्न 109, हम पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है? उत्तर है समानांतर। जी। पर सूरज तो गोल है ना, उससे तो रोशनी हर तरफ फैलती है। तो वो समानांतर कैसे हो सकती है? ये दूरी का कमाल है। सूरज से किरणें वास्तव में फैलती ही हैं, लेकिन वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बाप रे, इतनी दूर? हाँ, तो इतनी दूर आते आते उस फैलाव का जो छोटा सा हिस्सा हम तक पहुंचता है वो इतना कम फैला होता है कि हम उसे लगभग समानांतर ही मान लेते हैं। समझ गई। अब लेंस की बात करते हैं। प्रश्न 110, डायोप्टर किसकी इकाई है? उत्तर है लेंस की क्षमता की। पर ये मतलब क्षमता से क्या मतलब है? क्षमता का मतलब है कि कोई लेंस प्रकाश की किरणों को कितनी ताकत से मोड़ सकता है। जैसे बचपन में हम वो लेंस से कागज जलाते थे। बिल्कुल वही। जो लेंस किरणों को जितनी जल्दी और तेजी से एक बिंदु पर लाएगा उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी और उसे ही हम डायोप्टर में नापते हैं। बहुत स्पष्ट हो गया। अब मैं स्रोत सामग्री के क्रम में प्रश्न 111 और 113 को एक साथ ले रही हूँ। जी बताइए। 111 है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? उत्तर है 7। और 113 है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर भी 7 है। हाँ, क्योंकि जिसे हम सफेद प्रकाश कहते हैं वो असल में कोई एक रंग नहीं है। वो इंद्रधनुष के 7 रंगों का मिश्रण है। और बारिश के बाद जो पानी की बूंदें होती हैं, हाँ। वो भी प्राकृतिक प्रिज्म का काम करती हैं, तभी इंद्रधनुष दिखता है। क्या बात है। अब रंगों से जुड़ा प्रश्न 112, किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? उत्तर है लाल। यहाँ मैं सोच रही थी कि श्रोताओं के लिए ये समझना रोचक होगा कि इसका असल जिंदगी में क्या प्रभाव है। बहुत बड़ा प्रभाव है। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ। लाल रंग की तरंगें सबसे लंबी होती हैं। लंबी होने के कारण ये हवा के कणों या धुएं से ज्यादा टकराए बिना बहुत लंबी दूरी तय कर लेती हैं। इनका बिखराव बहुत कम होता है। ओहो, इसीलिए खतरे के निशान लाल होते हैं। जी, ताकि दूर से और खराब मौसम में भी एकदम साफ दिखाई दे। मतलब लाल रंग लंबी छलांग लगाता है। अब प्रश्न 114 देखते हैं जो हमें अंतरिक्ष की सैर कराता है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? उत्तर है काला। इसका मतलब आसमान असल में नीला है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो जो नीला रंग है वो सिर्फ एक वायुमंडलीय प्रभाव है। विज्ञान में इसे स्कैटरिंग या प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये कैसे होता है? जब सूर्य का सफेद प्रकाश वायुमंडल में आता है तो हवा की गैसों और धूल से टकराकर बिखर जाता है। नीले रंग की तरंगें छोटी होती हैं तो वो सबसे ज्यादा बिखरती हैं और पूरा आकाश नीला लगता है। बाप रे। अगर हवा ना हो तो प्रकाश बिखरेगा ही नहीं और दिन में भी आकाश बिल्कुल काला दिखेगा। ये तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब तीसरे भाग पर चलते हैं, मानव नेत्र और आधुनिक कैमरा। प्रश्न 115, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है?
उत्तर है फिल्म। प्रश्न 116, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? उत्तर है उत्तल। और प्रश्न 117, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? उत्तर है रेटिना। मतलब ये तो बहुत समानता है। ये कोई संयोग नहीं है। दरअसल कैमरे का डिजाइन ही हमारी आंख की नकल करके बनाया गया है। अच्छा। हाँ, जैसे आंख में उत्तल लेंस होता है प्रकाश बटोरने के लिए, कैमरे में भी वही होता है। और जैसे आंख में रेटिना पर चित्र बनता है, हाँ, कैमरे में फिल्म या सेंसर पर बनता है। क्या बात है। प्रश्न 118 भी ऐसा ही है। आंख में प्रकाश की मात्रा आइरिस द्वारा नियंत्रित होती है। जी, आइरिस वो रंगीन हिस्सा है जो पुतली के आकार को छोटा बड़ा करता है। तेज धूप में सिकुड़ जाता है और अंधेरे में फैल जाता है। ये तो कैमरे के अपर्चर की तरह हो गया है ना? एकदम सही, बिल्कुल उसी सिद्धांत पर। अब एक ऐसा तथ्य लेते हैं जहां बहुत गलत फहमियां हैं। प्रश्न 119, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? उत्तर है कॉर्निया। बहुत से लोग सोचते हैं कि मतलब पूरी आंख ही बदल देते हैं। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। हम पूरी आंख नहीं बदल सकते। नेत्रदान में सिर्फ कॉर्निया का प्रत्यारोपण होता है। ये कॉर्निया क्या करता है? ये आंख के सामने का पारदर्शी हिस्सा है, मतलब एक खिड़की की तरह। कई बार बीमारी से ये खिड़की धुंधली हो जाती है, तो डॉक्टर बस वो पुरानी खिड़की हटाकर दाता का साफ कॉर्निया लगा देते हैं। ये जानकारी श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रश्न 120, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? उत्तर है 25 सेंटीमीटर। इसका क्या कारण है? देखिए, हमारी आंख के लेंस को मोड़ने का काम सिलियारी मांसपेशियां करती हैं। जब हम कोई चीज बहुत पास लाते हैं 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, तो उन पर बहुत तनाव पड़ता है और वो हार मान लेती हैं। इसलिए पढ़ते समय किताब थोड़ी दूर रखनी चाहिए ताकि आंखों पर जोर न पड़े। बिल्कुल। अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दृष्टि दोष। यहाँ नामों में बड़ा ही मजेदार विरोधाभास है। प्रश्न 121, दूर की वस्तु स्पष्ट न दिखना निकट दृष्टि दोष कहलाता है। मतलब इंसान को दूर का नहीं दिख रहा और बीमारी का नाम है निकट दृष्टि दोष। ये तो कोई भी चकरा जाए। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन विज्ञान में बीमारी का नाम इस पर रखा जाता है कि इंसान को कहाँ का साफ दिख रहा है। ओहो, मतलब निकट दृष्टि दोष में इंसान को पास का साफ दिखता है। बिल्कुल, पास का सही दिखता है और दूर देखने में समस्या होती है। समझ गई। जो काम आंख सही कर रही है वही नाम बन गया। तो प्रश्न 122 है, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है उत्तल लेंस। ये कैसे ठीक करता है इसे? दूर दृष्टि दोष में पास की चीजों का चित्र रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को आंख में जाने से पहले ही थोड़ा सिकोड़ देता है। अच्छा, ताकि चित्र वापस खींचकर रेटिना पर आ जाए। एकदम सही। अब प्रश्न 123, चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उत्तर है उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप वो सिर्फ चीजों को बड़ा करता है, वो आपके दृष्टि दोष को ठीक नहीं करता। तो चश्मा जरूरी है। प्रश्न 124 है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। वह किस दोष से पीड़ित है? उत्तर है दूरदृष्टि दोष। वही नियम लागू होते हैं यहाँ भी। अगर वो 1 मीटर से कम यानी पास का नहीं देख पा रहा, तो इसका मतलब उसे दूर का साफ दिखता है, इसलिए दूरदृष्टि दोष हुआ। बिल्कुल। उपकरणों की बात करें तो प्रश्न 125, घड़ी साज बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? उत्तर है आवर्धक लेंस। और 126, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए दूरदर्शी का उपयोग। जी, आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस ही है जो छोटी चीजों को बड़ा कर देता है, और दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप मीलों दूर से आ रहे प्रकाश को बटोरकर हमारी आंखों के सामने ला देता है। अब हम इस गहन चर्चा के सबसे उन्नत हिस्से में आ गए हैं, फाइबर ऑप्टिक्स और फोटोन। ये बहुत दिलचस्प विषय है। बिल्कुल। मैं प्रश्न 127 और 133 को जोड़कर पढ़ रही हूँ। 127 है, तंतु प्रकाशिक यानी फाइबर ऑप्टिक संचार में संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। और 133 है, ये केबल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स में रोशनी को तार के अंदर कैसे कैद कर लेते हैं? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? देखिए, आज का पूरा इंटरनेट इसी पर चल रहा है। इसमें कांच के बहुत पतले तार होते हैं। अब प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, तो उसे तार से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे आप तालाब में एक चपटे पत्थर को तिरछा फेंकें, तो वो डूबने की बजाय सतह से टकराकर उछलने लगता है। अरे वाह, क्या बेहतरीन उदाहरण है। बस उसी तरह प्रकाश कांच के अंदर एक सटीक कोण पर टकराता है और बाहर निकलने की बजाय अंदर ही टकराते हुए हजारों किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। कमाल की तकनीक है ये। अब कांच की ही बात है तो प्रश्न 128, कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को रोकता है? उत्तर है क्रूक्स कांच। हाँ, इसमें सीरियम ऑक्साइड होता है। ये खतरनाक यूवी किरणों को सोख लेता है, जो आंखों को मोतियाबिंद दे सकती हैं। इसीलिए धूप के चश्मों में इसका इस्तेमाल होता है। समझ गई। अब प्रकृति से जुड़ा प्रश्न 129, पौधों द्वारा नीला और लाल प्रकाश सबसे अधिक अवशोषित होता है। जी, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल नीले और लाल रंग को सोख लेता है और हरे रंग को बहुत कम सोखता है, उसे परावर्तित कर देता है। ओहो, इसीलिए पत्तियां हरी दिखती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रश्न 130, प्रकाश के वायु से कांच में जाने पर केवल तरंगदैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। और इसी से मिलता है 135, प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। ये गति कम क्यों हो जाती है? ये घनत्व की वजह से है। हवा हल्की है और कांच बहुत घना है। जैसे हवा में दौड़ना और फिर अचानक पानी के अंदर दौड़ना पड़े। एकदम सटीक उदाहरण। पानी में आपकी गति कम हो जाएगी, वैसे ही कांच में प्रकाश की गति एकदम न्यूनतम हो जाती है। अब लेंस के आखिरी कुछ सवाल। प्रश्न 131, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? उत्तर है नतोदर या अवतल लेंस। और 132,
अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल यानी कॉन्केव लेंस प्रकाश को थोड़ा फैला देते हैं, और आभासी का मतलब है कि वो चित्र वास्तव में किसी पर्दे पर नहीं बन सकता, बस लेंस के अंदर दिखता है। अच्छा। प्रश्न 134, श्वेत प्रकाश ट्यूब में कैसे पैदा करते हैं? उत्तर है तंतु को गर्म करके। हाँ, फिलामेंट में जब बिजली जाती है तो वो इतना गर्म हो जाता है कि चमककर श्वेत प्रकाश देता है। अब प्रश्न 136, 21 जून को परछाई सबसे छोटी होती है। जी, क्योंकि उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सूरज एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है, तो परछाई सबसे छोटी बनेगी। बिल्कुल। अब आखिरी 2 सवाल, जो प्रकाश की नींव है। प्रश्न 137, फोटॉन प्रकाश की मूल इकाई है, और 138, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव से होती है। रुकिए, अभी तक तो प्रकाश एक तरंग थी, अब ये कण या पार्टिकल कैसे बन गया? यही तो भौतिकी मजेदार हो जाती है। प्रकाश सिर्फ तरंग नहीं है, वो ऊर्जा के छोटे पैकेटों से भी बना है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। अच्छा। हाँ, और जब ये फोटॉन किसी धातु पर पड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं, जैसे कैरम में हम स्ट्राइकर से गोटी मारते हैं। बिल्कुल। इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। बाप रे, ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला तथ्य है कि रोशनी कभी तरंग बन जाती है तो कभी कण। बिल्कुल, इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। तो कि आज के इस गहन विश्लेषण में हम हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसकी प्रश्न संख्या 139 से लेकर 173 तक पर चर्चा करेंगे। सही कहा, और मुझे लगता है कि विज्ञान को उबाऊ तरीके से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एकदम सही। इसीलिए हमारी इस चर्चा का एक खास तरीका होगा। हम स्रोत में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्रम से उसका उत्तर जानेंगे, और उत्तर पढ़ने के बाद उसके पीछे छिपे रोचक वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए सिर्फ तथ्यों को रट्टा मारना कभी भी काफी नहीं होता। परीक्षा के दबाव में तो रटी हुई चीजें अक्सर भूल जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन जब आप किसी तथ्य के पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझ लेते हैं ना, तो वो जानकारी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। सही बात है, समझा हुआ विज्ञान कभी धोखा नहीं देता। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल, शुरू करते हैं। हमारे पहले भाग में हम रोजमर्रा की भौतिकी और विद्युत से जुड़े प्रश्न ले रहे हैं। तो सूची का 139वां प्रश्न पूछता है कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। और स्रोत में इसका उत्तर दिया गया है सिलिंड्रिकल लेंस। अब ये अबिंदुकता, जिसे अंग्रेजी में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, ये असल में क्या बीमारी है? देखिए, इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक सामान्य और स्वस्थ आंख का आकार एकदम गोल फुटबॉल की तरह होता है। एकदम गोल। हाँ, लेकिन जिन लोगों को अबिंदुकता की समस्या होती है, उनकी आंख की वक्रता थोड़ी अनियमित हो जाती है। मतलब आकार कुछ अंडे या रग्बी बॉल की तरह हो जाता है। अरे बाप रे, तो इससे देखने में क्या दिक्कत आती है? होता यह है कि इस अनियमित वक्रता के कारण जब प्रकाश आंख के अंदर जाता है तो वो एक जगह पर फोकस होने के बजाय कई अलग अलग जगहों पर बिखर जाता है, और इसी वजह से चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। अच्छा, समझ गई। और यहीं पर ये सिलिंड्रिकल लेंस काम आता है। बिल्कुल, चश्मे का ये खास लेंस प्रकाश को ठीक उसी तरह और उसी दिशा में मोड़ता है जिससे वो वक्रता संतुलित हो जाए। मतलब प्रकाश सीधे आंख के पर्दे यानी रेटिना पर सटीक जगह पड़े। एकदम सही। ये प्रकाश की दिशा को इस तरह सुधार देता है कि आंख की बनावट की खामी छिप जाती है। क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 140 ये पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है, और इसका उत्तर है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझूं तो ये तो ऐसा है जैसे किसी अनियंत्रित भीड़ को यानी एसी को एक सीधी कतार यानी डीसी में अनुशासित तरीके से चलाना। क्या ये सही है? ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक है। मतलब आपने एकदम सही पकड़ा। हमारे घरों के प्लग में जो बिजली आती है वो प्रत्यावर्ती धारा या एसी होती है। वही अनियंत्रित भीड़। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पर बहुत तेजी से आगे पीछे दोलन करते हैं, और चूंकि एसी को लंबी दूरी तक भेजना आसान होता है, इसलिए पावर प्लांट से यही करंट घरों तक आता है। लेकिन हमारे टीवी या मोबाइल फोन को तो ये भीड़ वाली बिजली नहीं चाहिए होती ना? बिल्कुल नहीं। फोन या कंप्यूटर के अंदर के नाजुक उपकरणों को एक स्थिर और शांत बिजली चाहिए होती है जो एक ही दिशा में बहे, मतलब डीसी। और रेक्टिफायर वो भीड़ को कंट्रोल करने वाला गार्ड है। हाँ, रेक्टिफायर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक गेटकीपर है जो इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। बहुत खूब। अब बिजली की बात हो रही है तो प्रश्न 141 और 142 भी देख लेते हैं। 141 पूछता है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? उत्तर है टंगस्टन। और 142 पूछता है कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? इसका उत्तर है 60 से 70%। इन दोनों की तुलना करना बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, पुराने टंगस्टन वाले बल्ब जो हैं वो तापदीप्ति के सिद्धांत पर काम करते हैं। मतलब गर्मी से रोशनी पैदा करना। हाँ, टंगस्टन धातु बिजली के बहाव का बहुत विरोध करती है, तो जब इसमें से बिजली गुजरने की कोशिश करती है तो भारी घर्षण के कारण ये तार भयंकर गर्मी पैदा करता है और चमकने लगता है। तभी पुराने वाले पीले बल्बों को छूने पर हाथ जल जाता था। बिल्कुल, इस प्रक्रिया में ज्यादातर बिजली सिर्फ गर्मी पैदा करने में बर्बाद हो जाती है। ओहो, और ट्यूबलाइट में क्या होता है? ट्यूबलाइट प्रस्फुरण पर काम करती है। इसमें कोई तार गर्म नहीं होता? इसके अंदर गैस भरी होती है। अच्छा। हाँ, जब बिजली उस गैस से टकराती है तो पराबैंगनी किरणें पैदा होती हैं। फिर ट्यूबलाइट के अंदर का सफेद लेप उस अदृश्य किरण को दिखाई देने वाले प्रकाश में बदल देता है। मतलब इसमें गर्मी बहुत कम पैदा होती है। सही कहा। इसीलिए ये बिजली का 60 से 70% हिस्सा सीधे रोशनी में बदल पाती है। ये तो बहुत एफिशिएंट है। चलिए अब आसमानी बिजली की बात करते हैं। 144वां प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। मशहूर पतंग वाला प्रयोग। हाँ, और इसके तुरंत बाद 144वां प्रश्न है कि मानव शरीर विशेषकर जब वह शुष्क हो उसके विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? उत्तर है 10⁶ ओम, यानी 10 लाख ओम। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन और हमारे शरीर का प्रतिरोध ये कैसे जुड़ते हैं? देखिए, फ्रैंकलिन ने ही साबित किया था कि बादलों की बिजली और घरों की बिजली एक ही है।
उन्होंने तरल चालक बनाया जो इमारतों को बचाता है। अब इंसान की बात करें तो हमारी सूखी त्वचा बिजली के खिलाफ एक बहुत मजबूत ढाल का काम करती है। 10 लाख ओम का प्रतिरोध एक बहुत बड़ी रुकावट है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर हमारी सूखी त्वचा इतनी बड़ी ढाल है तो बिजली का झटका इतना खतरनाक क्यों होता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, ये ढाल केवल तभी तक काम करती है जब तक त्वचा पूरी तरह सूखी हो। अच्छा। जैसी त्वचा गीली होती है, चाहे थोड़े से पसीने से ही क्यों ना हो, तो ये प्रतिरोध गिरकर बस कुछ 100 ओम रह जाता है। बाप रे, इतनी जल्दी गिर जाता है? हाँ, और त्वचा के ठीक नीचे हमारे शरीर में खून और तरल पदार्थ होते हैं जिसमें नमक घुला होता है, और नमक वाला पानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। मतलब ढाल टूटते ही करंट सीधे शरीर के अंदर? सीधे अंदरूनी हिस्सों से गुजर जाता है, जो हृदय के लिए बहुत घातक है। उफ, ये तो डरावना है। चलिए अब शरीर की बिजली से निकलकर बड़े स्तर पर बिजली उत्पादन की बात करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न 145 पूछता है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? उत्तर है यूरेनियम। और प्रश्न 146 है कि एकीकृत परिपथ यानी आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं? उत्तर है सिलिकॉन। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में होता है। वो विशाल रिएक्टर जहां भारी मात्रा में ऊर्जा बनती है। हाँ, यूरेनियम के भारी नाभिक जब टूटते हैं तो अपार गर्मी पैदा होती है, जिससे पानी उबालकर भाप बनाई जाती है और फिर टरबाइन घूमते हैं। और सिलिकॉन का क्या रोल है? जब वो भयंकर ऊर्जा हमारे छोटे से कंप्यूटर या फोन तक पहुंचती है तो उसे एकदम सूक्ष्म स्तर पर कंट्रोल करने का काम सिलिकॉन करता है। और सिलिकॉन रेत के रूप में आसानी से मिल भी जाता है। अब प्रश्न 147 पर आते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे। ऐसा क्या है उसमें? प्रश्न है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? और स्रोत में उत्तर दिया गया है अर्धचालक। लेकिन भौतिकी के हिसाब से तो शून्य प्रतिरोध वाले को अतिचालक या सुपरकंडक्टर कहना चाहिए ना। अर्धचालक का प्रतिरोध तो कभी पूरी तरह शून्य नहीं होता। आपने बिल्कुल सही तकनीकी पॉइंट उठाया है। वैज्ञानिक नजरिए से शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को अतिचालक ही कहा जाता है। हाँ, वही तो। अर्धचालक का प्रतिरोध कम ज्यादा हो सकता है पर शून्य नहीं होता। लेकिन देखिए, जो स्रोत सामग्री हम आज पढ़ रहे हैं उसमें उत्तर अर्धचालक दिया गया है। तो मतलब परीक्षार्थियों को यही याद रखना होगा। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आधिकारिक उत्तर कुंजी को ही मानना पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक समझ के लिए जानना जरूरी है कि असल में वो अतिचालक होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 148वां प्रश्न प्रदूषण नियंत्रण पर है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं, उसका प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? उत्तर है वायु प्रदूषक। नाम थोड़ा भारी है इसका। हाँ, काफी भारी भरकम नाम है। ये काम कैसे करता है? इसका काम करने का तरीका बड़ा सीधा है। कारखानों की विशाल चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें राख और धूल के लाखों बारीक कण होते हैं। ये यंत्र उस धुएं को एक ऐसे क्षेत्र से गुजारता है जहां इन कणों पर एक कृत्रिम इलेक्ट्रिक चार्ज डाल दिया जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये चार्ज कण चुंबक की तरह विपरीत चार्ज वाली धातु की प्लेटों पर जाकर चिपक जाते हैं। इस तरह हानिकारक कण वहीं रह जाते हैं और हवा साफ हो जाती है। अरे वाह, मतलब हवा में प्रदूषण उड़ने से पहले ही उसे पकड़ लेना। अब चुंबकत्व की ओर चलते हैं। ठीक है। प्रश्न 149 है, लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उत्तर है डोमेन। और 150वां प्रश्न है कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर है उत्तर दक्षिण दिशा। चुंबकत्व को समझने के लिए इन डोमेन को समझना बहुत जरूरी है। ये डोमेन असल में होते क्या है? देखिए, लोहे के अंदर हर एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के घूमने के कारण एक नन्हे चुंबक की तरह काम करता है। जब लाखों परमाणु एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं और समूह बनाते हैं तो उस समूह को डोमेन कहते हैं। तो क्या हर लोहे के टुकड़े में ये डोमेन होते हैं? होते तो हैं, पर आम लोहे में ये अलग अलग दिशाओं में बिखरे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देते हैं। लेकिन किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाते ही सारे डोमेन एक लाइन में आ जाते हैं और वो साधारण लोहा खुद चुंबक बन जाता है। बिल्कुल। अब प्रश्न 151 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में किया गया है? उत्तर है जनित्र या जनरेटर। और 152वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? उत्तर है दक्षिण से उत्तर। ये जनरेटर और पृथ्वी वाला कॉन्सेप्ट आपस में बहुत गहराई से जुड़ा है। वो कैसे? जनरेटर में हम यांत्रिक ऊर्जा से चुंबक और तारों के कॉइल को घुमाकर बिजली पैदा करते हैं। अब पृथ्वी को देखें, पृथ्वी के गहरे केंद्र में पिघला हुआ लोहा और निकल लगातार घूम रहा है। अच्छा, तो वो पिघला हुआ लोहा? हाँ, वो घूमता हुआ तरल धातु एक विशाल डायनामो या जनरेटर की तरह काम करता है। इसी से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसी वजह से कंपास की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण में रुकती है। बिल्कुल सही। कमाल की बात है। ब्रह्मांड के इन बड़े नियमों से अब सीधे परमाणु के भीतर चलते हैं। चलिए। प्रश्न 153 है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? उत्तर है 4। इसमें तो इलेक्ट्रॉनों को गिना ही नहीं गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी भरे हुए ट्रक का वजन करते समय उस पर बैठी धूल को इग्नोर कर देना। हाँ, एकदम सही उदाहरण दिया आपने। इलेक्ट्रॉन इतने हल्के होते हैं कि उनका वजन परमाणु के कुल वजन के सामने ना के बराबर होता है। तो सारा वजन कहाँ होता है? किसी भी परमाणु का लगभग 99.9% वजन उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ, इसीलिए द्रव्यमान संख्या केवल इन्हीं दोनों को जोड़कर निकाली जाती है। यहाँ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है तो कुल 4 हो गई। और वैसे ये हीलियम गैस का परमाणु है। अच्छा, हीलियम। अब 154वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? उत्तर है यूरेनियम विधि। एक चट्टान के अंदर मौजूद धातु पृथ्वी की उम्र कैसे बता सकती है? ये थोड़ा अजीब लगता है। ये विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसका मतलब है कि इसका नाभिक अस्थिर होता है और लगातार टूटता रहता है। टूटकर क्या बनता है? ये धीरे धीरे सीसे या लेड में बदलता रहता है और इसके टूटने की जो रफ्तार है वो एकदम फिक्स होती है, जिसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो वैज्ञानिक चट्टान में यूरेनियम और सीसे की मात्रा नापते हैं? बिल्कुल। वे देखते हैं कि कितना यूरेनियम बचा है और कितना सीसा बन चुका है। ये एक ऐसी प्राकृतिक घड़ी है जो करोड़ों सालों से टिक टिक कर रही है। अरे वाह। और इसी से पता चला कि पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। हाँ, बिल्कुल।
अब नाभिकीय ऊर्जा पर एक और प्रश्न है 155। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तर है मंदक या मॉडरेटर। अगर मैं कहूं कि ये ऐसा है जैसे किसी बहुत तेज दौड़ती गाड़ी में हल्के से ब्रेक लगाना ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे, तो क्या ये सही है? बहुत बढ़िया एनालॉजी है। परमाणु रिएक्टर में जब यूरेनियम का परमाणु टूटता है तो उसमें से न्यूट्रॉन बहुत तेज गति से बाहर निकलते हैं। एकदम गोली की तरह। हाँ, अगर वे इतने तेज भागते रहे तो वे दूसरे परमाणुओं से टकराकर उन्हें तोड़ नहीं पाएंगे, रिएक्टर बंद हो जाएगा। तो भारी जल उनकी गति को धीमा करता है? सही कहा, वो न्यूट्रॉनों के रास्ते में आकर उनकी गति को धीमा कर देता है, जिससे चेन रिएक्शन स्थिर रफ्तार से चलती रहती है। समझ गई। अब 156वां प्रश्न है कि कोलेज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? उत्तर है एक्स किरणें। और 157वां प्रश्न है कि परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? उत्तर है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ तो सीधे सीधे एल्बर्ट आइंस्टाइन का मशहूर फॉर्मूला E=mc² लागू होता है। मतलब द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही है। असल में द्रव्यमान एक प्रकार की जमी हुई ऊर्जा है। जब परमाणु बम फटता है तो पदार्थ का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से शुद्ध ऊर्जा में बदल जाता है। और वो ऊर्जा इतनी भयानक होती है। हाँ, क्योंकि फॉर्मूले में प्रकाश की गति का वर्ग होता है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए थोड़े से पदार्थ से भी अकल्पनीय ऊर्जा निकलती है। डरावना ये तो। चलिए विनाशकारी चीजों को छोड़कर अब 158वें प्रश्न पर आते हैं। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? उत्तर है उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। और 159वां प्रश्न है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? उत्तर है बाह्य सेमीकंडक्टर। हाँ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मुझे ये अशुद्धि मिलाने वाली बात अजीब लगी। अशुद्धि तो चीज को खराब करती है ना। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक पूरी तरह फिट जिग्सॉ पजल में हम जानबूझकर एक ऐसा टुकड़ा डाल दे जिसका एक सिरा बाहर निकला हो। लेकिन जब हम उनमें आर्सेनिक मिलाते हैं तो क्या होता है? आर्सेनिक अपने साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पहेली के उस निकले हुए सिरे की तरह है जो आसानी से घूम सकता है और बिजली पास कर सकता है। अरे वाह, मतलब इस छोटी सी मिलावट से ही वो पावरफुल कंप्यूटर चिप बन जाता है। बिल्कुल। चलिए अब हम स्रोत सामग्री के आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 161 पूछता है कि कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है एस चंद्रशेखर ने। और 70वां प्रश्न है कि चंद्रा एक्स-रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? उत्तर है एस चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का नाम भौतिकी में बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने बताया था कि तारों का अंत कैसे होता है। वो कैसे? एक तारे के भीतर दो ताकतें लड़ती हैं। तारे का अपना भारी गुरुत्वाकर्षण जो उसे अंदर से उड़ना चाहता है, और अंदर का परमाणु संलयन जो उसे बाहर धकेलता है। तो जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तब गुरुत्वाकर्षण जीत जाता है। चंद्रशेखर ने साबित किया कि यदि कोई तारा एक निश्चित सीमा से अधिक भारी है तो वो सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाएगा। और इसी महान काम के लिए नासा ने अपनी दूरबीन का नाम चंद्रा रखा। जी हाँ। अब कुछ और आविष्कारों के प्रश्न है। 162वां है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? उत्तर है डायनामाइट की। 163 है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? उत्तर राइट ब्रदर्स। और 164 है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? उत्तर नोल और रुस्का। इन सभी ने दुनिया बदली है। डायनामाइट से पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनी, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी ने तो जीव विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। क्योंकि साधारण सूक्ष्मदर्शी से वायरस नहीं दिखते। बिल्कुल, साधारण वाले प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं जो काफी बड़ी होती हैं। नोल और रुस्का ने प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉनों की बौछार का इस्तेमाल किया, जिससे हम वायरस जैसी सूक्ष्म चीजें भी देख पाए। कमाल है। अब चिकित्सा की बात करें तो 1655वां प्रश्न है कि डॉक्टर्स द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर है स्टेथोस्कोप। और 1666वां प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सोनार। ये दोनों यंत्र असल में ध्वनि तरंगों के सिद्धांत पर काम करते हैं। वो कैसे? स्टेथोस्कोप ध्वनि को केंद्रित करके शरीर के अंदर दिल और फेफड़ों की हल्की आवाजों को डॉक्टर के कानों तक पहुंचाता है। और सोनार प्रतिध्वनि या इको पर काम करता है। ये पानी के अंदर ध्वनि भेजता है और टकराकर वापस आने वाले समय से गहराई नाप लेता है। बहुत ही उपयोगी तकनीक है। अब बचे हुए मापन उपकरणों को देखते हैं। 167वां प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्रोत में उत्तर है हाइग्रोमीटर। यहाँ मुझे एक जरूरी बात बोलनी है। हाँ बताइए। वैज्ञानिक रूप से हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हवा में नमी मापने के लिए होता है। सूर्य की किरणों के लिए पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग होता है। अच्छा, तो स्रोत में हाइग्रोमीटर क्यों है? कभी कभी स्रोत सामग्री या उत्तर कुंजी में त्रुटि होती है, लेकिन परीक्षा के हिसाब से छात्रों को याद रखना होगा कि दी गई सामग्री में क्या लिखा है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। अगला प्रश्न 168 है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? उत्तर है स्ट्रोबोस्कोप। ये यंत्र बहुत ही मजेदार है। वो कैसे? बिना छुए ही गति नाप लेता है। हाँ, ये दृष्टि भ्रम पर काम करता है। ये बहुत तेज चमकने वाली लाइट छोड़ता है। अगर हम उस घूमते चक्के पर ठीक उसी गति से लाइट फ्लैश करें जिस गति से वो घूम रहा है, तो क्या होगा? तो हमारी आंखों को लगेगा कि चक्का एकदम रुका हुआ है, और उसी फ्लैश की गति से चक्के की स्पीड नाप ली जाती है। ये तो किसी जादू जैसा है। अब प्रश्न 171 देखते हैं। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर है परमाणु। साइक्लोट्रॉन एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो इसे आप परमाणुओं का एक विशाल गोले वाला झूला मान सकती हैं। गोले वाला झूला? हाँ, ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों की मदद से परमाणुओं को गोल गोल घुमाकर लगातार धक्का देता है, जिससे उनकी गति प्रकाश की गति के करीब पहुंच जाती है। बाप रे, इतनी तेज। 172वां प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग लाया जाता है? उत्तर है उच्च तापमान। जब तापमान इतना ज्यादा हो कि कोई आम थर्मोमीटर पिघल जाए, जैसे पिघलता लोहा, तब ये काम आता है। तो ये दूर से ही नाप लेता है? बिल्कुल। गर्म वस्तुएं जो विकिरण छोड़ती हैं, पायरोमीटर दूर से ही उस प्रकाश के रंग का विश्लेषण करके सटीक तापमान बता देता है। क्या बात है। और हमारी सूची का अंतिम प्रश्न 173 जो बस दोहराया गया है, कूलेज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? उत्तर है एक्स किरणें। हाँ, हमने बात की थी इसकी। ये तेज इलेक्ट्रॉनों को धातु पर मारकर एक्सरे निकालती है।
तो इस तरह हमने स्रोत सामग्री के सभी प्रश्नों पर चर्चा कर ली। जाते जाते क्या कोई ऐसा विचार है जो इस सबको समेट सके? बिल्कुल। आज की चर्चा से विज्ञान की सार्वभौमिकता दिखती है। देखिए, एक डॉक्टर के साधारण स्टेथोस्कोप से लेकर अंतरिक्ष के ब्लैक होल तक की हमने बात की। जो भौतिकी के नियम एक छोटे से परमाणु को चलाते हैं, वही नियम पूरे ब्रह्मांड की दिशा तय करते हैं। सब कुछ एक ही तार्किक व्यवस्था का हिस्सा है। यही विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज हम 500 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज में भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। जल्द दूसरे पार्ट में रसायन विज्ञान को जल्द को कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।